नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। वक्त हुआ है इंडिया 360 का और हम हाजिर हैं देश की तमाम बड़ी खबरों के साथ। शुरुआत करेंगे समाजवादी पार्टी में मचे हंगामे से। आज चुनाव आयोग के सामने साइकिल की दावेदारी की तारीख थी। मुलायम और शिवपाल पहुंचे तो अखिलेश की तरफ से राम गोपाल यादव ने मोर्चा संभाला। चुनाव आयोग ने दोनों की दलीलें सुनी और फिर फैसला सुरक्षित कर लिया। दोनों गुटों की तरफ से क्या क्या दलीलें हुई ये पहले हम आपको दिखाते हैं। अखिलेश यादव का साफ साफ कहना था कि 2/3 जो इस वक्त एमएलए हैं वो उनके साथ है, इसीलिए साइकिल का जो चुनाव चिन्ह है उनके गुट को मिलना चाहिए। इसका जो मुलायम सिंह यादव के जो पक्ष था उनकी दलील थी कि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसीलिए चुनाव चिन्ह उनके पास ही रहेगा। 5 घंटे तक दोनों तरफ से दलीलें आई और आखिर में चुनाव आयोग ने इस मसले पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया। क्या हुआ उन 5 घंटों में, देखिए इस रिपोर्ट में। विवादों से पंचर हुई समाजवादी साइकिल अब चुनाव आयोग के अहाते में खड़ी है। अब चुनाव आयोग को तय करना है कि इस माल खाने में जमा कर ले या फिर दोनों पक्षों में से किसी एक के हवाले कर दे। चुनाव आयोग के सामने आज साइकिल के दावेदार तमाम दलीलों के साथ सामने आए। ठीक 11:30 बजे मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव आयोग पहुंचे। 5 मिनट के अंदर अखिलेश की तरफ से राम गोपाल यादव और सांसद नरेश अग्रवाल वकील कपिल सिब्बल के साथ आयोग पहुंचे। अब हाल के विवाद के बाद चुनाव आयोग के सामने पहली दफा तीनों भाई का आमना सामना हुआ। 12 बजे सुनवाई शुरू हुई तो आयोग ने पहले अखिलेश खेमा को दलील रखने का मौका दिया। इसके बाद अखिलेश के पक्ष में दावा ठोंकते हुए कपिल सिब्बल ने कहा, साथ 2/3 से ज्यादा सांसद, विधायक और एमएलसी साथ हैं। बहुमत हमारे साथ है, लिहाजा साइकिल हमें मिलना चाहिए। 9 जनवरी तक दूसरे पक्ष ने हलफनामा दायर नहीं किया है, लिहाजा मान लेना चाहिए कि पार्टी और सिंबल पर हमारा हक है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन में अपना पक्ष रखा और कहा कि जो साइकिल का सिंबल है वो उनको मिलना चाहिए। दैट इज समाजवादी पार्टी लेड बाय अखिलेश यादव। चुनाव आयोग ने कहा है कि हम जल्द से जल्द फैसला करेंगे। अब चुनाव आयोग जो भी तय करेगी वो मंजूर होगा। इसके बाद दावा पेश करने की बारी मुलायम की थी। मुलायम की तरफ से वकीलों ने कहा, पार्टी संविधान के मुताबिक राम गोपाल की तरफ से बुलाया गया सम्मेलन असंवैधानिक था। न मुलायम सिंह ने इस्तीफा दिया और न ही उन्हें हटाया गया, लिहाजा मुलायम सिंह अभी भी अध्यक्ष हैं। हलफनामे में समर्थन का दावा करने वालों की जांच होनी चाहिए, ये फर्जी भी हो सकते हैं। दोनों पक्षों की दलीलों के बाद चुनाव आयोग ने फैसले को रिजर्व कर लिया है, यानी चुनाव आयोग के सामने दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो गई। अब फैसले की बारी है। अब आयोग फैसला करेगा कि आखिर पिता पुत्र में साइकिल की सवारी कौन करेगा। समाजवादी साइकिल का संग्राम चुनाव आयोग की रणभूमि में लड़ा जा रहा है। दोनों पक्ष के दावे हैं कि साइकिल के असली सवार वही हैं। चुनाव आयोग अब ये तय करेगा कि साइकिल का क्या किया जाए, साइकिल की सवारी कोई और करे या कोई भी नहीं। कैमरामैन सत्येंद्र सिंह भाटी के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। और वहीं यूपी चुनाव से ठीक पहले शामली में हथियारों का एक बड़ा जखीरा बरामद करने के बाद बहुत बड़ा खुलासा भी हुआ है। पुलिस ने माना है कि इन हथियारों का इस्तेमाल चुनाव में किए जाने का डर था। करीबन 203 तमंचे और बंदूक कैराना के 2 गांव में फैक्ट्री में बनाए जा रहे थे। पुलिस ने एक आदमी को तो गिरफ्तार कर लिया है जो फैक्ट्री में हथियार बनाता था, जबकि मास्टरमाइंड फरार होने में कामयाब रहे। अब पुलिस गांव के विधानसभा चुनाव में रची जा रही है खूनी साजिश। इस वक्त मैं कैराना के खुरगान गांव में हूं और ये जो इलाका है, इस इलाके में बड़े पैमाने पर हथियार बनाने का काम चल रहा था। हमारे साथ एसएचओ है उमेश जी, उससे बता रहे ये जो इलाका है कहाँ पे कैसे चलता था ये पूरा जो ये हथियारों का धंधा? ये खुरगान गांव है, हमारे कैराना थाना क्षेत्र में पड़ता है। तो इसमें अभी पिछले कुछ समय से शिकायत प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर अवैध हथियार बनाए जा रहे हैं। तो उसके लिए कई इन्फॉर्मर्स तैयार किए गए और उन इन्फॉर्मर्स के जरिए हम लोग इस स्थान में पहुंचे। यहाँ पर देखने में ऐसा लग रहा था कि कुछ भी नहीं है, लेकिन जब अच्छी तरह सर्च किया गया तो इनके ये लोग अपने एक गड्ढे बना के रखते थे। इन गड्ढों में ये लोग भट्टी लगाते थे। उन भट्टियों में ये लोग
अपने हथियार वगैरह तैयार करते थे। ये कई जगह इन्होंने छिपा छिपा के रखे हुए हैं जिसको कोई सर्च नहीं कर सकता था। अच्छा, मतलब यहाँ ये जो आप देख पा रहे हैं, इनके बीच, ये झाड़ियों के बीच हथियार जब बन जाते थे तो छिपा कर यहाँ पर रखा जाता था। बिल्कुल सही है। जी जी जी। अच्छा, ठीक और है। बाकी 8 टीमें फिलहाल काम पर लगी हुई हैं। जो मास्टरमाइंड हैं उनकी खोज के लिए 8 टीमों को लगाया गया है। बात अब करते हैं खादी की। खादी आखिर किसकी, बापू की या मोदी की? खादी ग्रामोद्योग आयोग के साल 2017 के कैलेंडर और डायरी पर सिर्फ मोदी की तस्वीर है, गांधी जी की नहीं। अब जैसे ही ये तस्वीर सामने आई है, विवाद भड़क गया। विपक्ष ने सरकार पर इस मुद्दे पर जमकर निशाना साधा है। महात्मा गांधी की तरह चरखा पर सूत काटते प्रधानमंत्री की तस्वीर सामने आई तो विवाद खड़ा हो गया। जहां पहले राष्ट्रपिता को देखते आए थे, वहां गांधी की जगह पीएम मोदी की तस्वीर लोगों को अखड़ने लगी। सबसे पहले विरोध आयोग के कर्मचारियों ने किया, फिर आवाज बनकर सामने आए गांधी जी के परपोते तुषार गांधी, और आते ही पीएम पर तंज। अरविंद केजरीवाल और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सक्रिय हो गई। ट्विटर पर केजरीवाल ने लिखा, गांधी बनने के लिए कई जन्मों की तपस्या करनी पड़ती है। चरखा काटने की एक्टिंग करने से कोई गांधी नहीं बन जाता, बल्कि उपहास का पात्र बनता है। केजरीवाल का साथ देते हुए पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी मोर्चा खोला। सवाल उठाते हुए ट्वीट किया, महान प्रतीक चरखा और महात्मा गांधी की जगह मोदी बाबू ने ले ली। गांधी जी राष्ट्रपिता है और मोदी जी क्या? प्रधानमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से माफी की मांग कर दी तो बीजेपी बचाव में कूद आई। कहा ये पहला मौका नहीं, इससे पहले भी कैलेंडर से गांधी जी की तस्वीर हटती रही है। अंधे हो गए हैं खुद के प्रचार में, और अब वो खुद को महात्मा गांधी से बड़ा साबित करने में लगे हैं। जब ये पहले भी हुआ था तो इसलिए ये जो भ्रामक स्थिति बताई जा रही है कि गांधी जी को रिप्लेस करने की कोशिश की गई, पहली बार ये बात नहीं। सरकार बीजेपी और खुद खादी ग्राम उद्योग ने यह साफ किया है कि गांधी की फोटो लगाने को लेकर ऐसा कोई नियम नहीं है, और इससे पहले भी कई साल तक कैलेंडर और डायरी पर गांधी का फोटो नहीं लगाया गया था, लेकिन उस वक्त विवाद नहीं उठा था। और आज ऐसा विवाद क्यों? लेकिन विपक्षी पार्टियों के तेवरों से साफ है कि यह विवाद फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि यह मामला एक तरफ गांधी का है तो दूसरी तरफ मोदी का। अब सफाई देने की बारी थी खादी ग्रामोद्योग और संबंधित मंत्री जी की। चेयरमैन साहब सवाल के जवाब में सवाल खड़े करते दिखे तो विभाग के मंत्री जी खुद हैरान परेशान थे। उन्होंने 2016 में क्यों नहीं ये बात उठाई? 2011, 12, 13 में जब गांधी जी की तस्वीर डायरी कैलेंडर पे नहीं तो क्यों ये बात नहीं उठाई? मैं उसको देख लूंगा, देखने के पश्चात ही कोई बात करूंगा। देखने के पश्चात ही मैं बताऊंगा आपको। आमतौर पर खादी ग्रामोद्योग के सालाना कैलेंडर के कवर पर बापू की तस्वीरें होती हैं। 2016 में बापू कैलेंडर और डायरी से गायब थे। तब खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने कहा था कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, लेकिन इस बार फिर बापू दरकिनार कर दिए गए। मुंबई से साहिल जोशी के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। तो ये खादी के नाम पर खुद का प्रचार है या फिर खादी के संदेश का प्रसार? फैसला आप खुद कीजिए। पहले बीएसएफ, फिर सीआरपीएफ और अब एक सेना के जवान ने सोशल मीडिया पर अपना वीडियो डाला है। एक ऐसा वीडियो जो सिस्टम पर सवाल उठाता है। इसके बाद सेनाध्यक्ष बिपिन रावत ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रावत ने सैनिकों से अपने सभी मुद्दे आंतरिक स्तर पर उठाने के लिए कहा। पहले देखिए जवान ने अपने इस स्टिंग ऑपरेशन में क्या सनसनीखेज आरोप लगाया था। 2-2.5 लाख से नीचे जवान नहीं है जो बूट पॉलिश नहीं कर। ये सरहद पर चालबाज पाकिस्तान और आतंकियों से लोहा लेने वाले जवानों का दर्द है। 3 से 5 लाख जो अधिकारियों की बूट पॉलिश कर रहे हैं। जब वो बंदूक नहीं उठाते तो फौजी अफसर उनसे जूता साफ कराते हैं, घर की बागवानी कराते हैं, कार को चमकवाते हैं। अपनी सेना में सबसे ज्यादा बूट पॉलिश करने वाले हैं, कुत्ते घुमाने वाले हैं। अब सेना के बंद इलाकों से जब सोशल मीडिया के जरिए अफसरों का सलूक सार्वजनिक हुआ तो लोग सुनकर हैरान रह गए। सेना के जवान ने खुद स्टिंग ऑपरेशन कर आरोपों को साबित करने की कोशिश की। स्टिंग ऑपरेशन करने वाले लांस नायक यज्ञ प्रताप सिंह हैं। स्टिंग के पहले हिस्से में दिखाया गया पूरी सेना में 3 से 5 लाख, 3-3.5 लाख के करीब 3 से 5 लाख जो अधिकारियों की बूट पॉलिश कर रहे हैं। यानी अफसर इनसे अपने जूते साफ करवाते हैं।
अब सवाल उठा, दुश्मनों के दांत खट्टे करने वाले सैनिक आवाज क्यों नहीं उठाते? तो स्ट्रिंग के अगले हिस्से में जवाब भी मिल गया। जवान बोल क्यों नहीं पाता है? क्यों डरता है? नौकरी उनके अंडर में, नौकरी एकटा नहीं, खराब करा देंगे नौकरी, परेशान करें, नाजायज परेशान करेंगे, दबाव है, छुट्टी नहीं टाइम से भेजेंगे। सैनिक अफसरों की ताकत से डरते हैं, उन्हें छुट्टी न मिलने और परेशान होने का डर है। स्ट्रिंग के अगले हिस्से में कुछ सैनिक एक बाइक को चमकाने में लगे हैं। पता चला ये किसी अफसर की बाइक है, साहब ने इसे चमकाने का आदेश दिया है। एक और वीडियो जिसमें सेना के जवान एक अधिकारी के घर पर सामान पहुंचाते दिख रहे हैं। नमस्ते माँ जी। सेना की वर्दी में जवान सेना के वाहन से उतरते हुए दिखे। स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम देने वाले लांस नायक यज्ञ प्रताप सिंह ने इस वीडियो को सोशल मीडिया में डाल दिया। चंद मिनटों में ये वायरल हो गया। लाखों लोगों ने जवान का दर्द देखा, उसके आरोपों को सुना। हाय तौबा मचा तो थल सेना अध्यक्ष विपिन रावत ने जवानों से सोशल मीडिया में शिकायत डालने की जगह शिकायत पेटी के इस्तेमाल की बात कही। अगर किसी को कोई तकलीफ है वो इमीडिएट आगे हरकत करे, उसके बाद फिर वो बड़ी सिस्टम को अडॉप्ट करे। यानी घर के बाद घर के अंदर ही रहे, बाहर न जाए। पर यहाँ सवाल उठता है कि सोशल मीडिया से परहेज की जगह दोषी अफसरों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? आखिर जवानों से घरेलू काम करवाने पर रोक क्यों नहीं लगाई जाती? आखिर जवान अफसर के जूते क्यों साफ करेंगे? मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को भी दो टूक बता दिया कि अगर वो अपनी हरकत से बाज नहीं आएगा तो फौज उनको सख्त से सख्त जवाब देगी। We are trying to ensure that there should be no requirement of conducting such strikes, and therefore we are offering this offer of peace to the adversary to say that if you reciprocate in the same manner and accept peace and tranquility on the border, we will go along. But if that offer of peace and tranquility is not reciprocated in an appropriate manner or in the manner in which we are offering that offer, then this method of execution of operations will continue. पर क्या पाकिस्तान ये सुनेगा? बात अब बिहार की करते हैं, जहां एक बार फिर से जुर्म और इसके पनाहगार सिर उठाने लगे हैं। छपरा में सड़क बनाने वाली एक कंपनी के 2 कर्मचारियों को अपराधियों ने सुबह सुबह गोलियों से भून दिया। पूरे इलाके में इसके बाद दहशत का माहौल है। बिहार के छपरा से आ रही इन तस्वीरों ने फिर से सवाल के शोर को तेज कर दिया है कि क्या बिहार में फिर से नीतीश के राज में गुंडा राज की वापसी हो रही है? लोग अभी दरभंगा के इंजीनियर हत्याकांड को भूले भी नहीं कि छपरा के भगवानपुर में शुक्रवार की सुबह एक रोड कंस्ट्रक्शन के 2 कर्मचारियों को गोलियों से भून दिया गया। इस इलाके में दिगवारा से लेकर भेल्दी तक जो तकरीबन 20 किलोमीटर का जो ये रोड है, उसमें सड़क निर्माण में पिछले 3 सालों से ये कंपनी यहाँ पर काम कर रही थी। और ये जो बेस कैंप है यहाँ पे 3 साल पहले ही इन लोगों ने यहाँ पर स्थापित किया था और तकरीबन 100 से ज़्यादा मजदूर यहाँ पर काम कर रहे थे। सृष्टि डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड नाम की सड़क निर्माण कंपनी के एक मैनेजर धर्मवीर कुमार और एक मुंशी लाल बाबू मिश्रा की रात के अंधेरे में सोते वक्त हत्या कर दी गई। सड़क निर्माण कंपनी छपरा के दिगवारा से लेकर भेल्दी तक रोड बनाने का काम कर रही थी। आशंका जताई जा रही है कि दोनों हत्या रंगदारी नहीं देने की वजह से की गई है। घटना के बाद सड़क निर्माण कंपनी के बेस कैंप में मजदूरों ने काम बंद कर दिया है। लोग दहशत में हैं। तो क्या हुआ, क्या था जरा बताइए। फायरिंग हुआ था उस घड़ी, उसके बाद हम लोग सो रहे थे तो उतना ध्यान न दिए। फिर उसके बाद सुबह हम लोग उठे हैं तो पता चला है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन हाथ अब तक खाली हैं। जनवरी 2016 में भी बिहार के वैशाली जिले के एक इंजीनियर अंकित की भी हत्या कर दी गई थी। सिलसिला अब तक थमा नहीं है। नीतीश लाख सुशासन राज की दलीलें दे, लेकिन जब माफिया की मनमर्जी बेकसूरों की जिंदगी पर भारी पड़े तो फिर किस काम की सरकार? लेकिन सवाल एक बार फिर उठता है कि बिहार में क्या सड़क निर्माण कंपनियां जो है वो अपराधियों के निशाने पे है और क्या एक बार फिर से कानून और व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई है? कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, भगवानपुर, जिला छपरा, आज तक।
आप देख रहे हैं इंडिया 360। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के इलाकों में बर्फबारी जमकर हो रही है। जाहिर है बर्फबारी और ठंडी हवाओं से कड़ाके की ठंड दिल्ली और मैदानी इलाकों में भी पड़ रही है। सैलानी बेशक मस्ती कर वापस लौट जाते हैं, लेकिन वहां रहने वाले स्थानीय लोगों का जीवन बेहद मुश्किलों से भर गया है। पहाड़ी राज्यों के शहर सफेदी के आगोश में हैं। शहर के शहर भरपूर तरीके से जम चुकी हैं। बर्फ ने दिल खोलकर इस शहर पर अपना सर्द प्यार दुलार लुटाया है। आसमान से बातें करते दरख्तों ने भी बर्फ के आगे सिर झुका दिया है। श्रीनगर के डल लेक पर शिकारों की सुस्त रफ्तार करीब करीब थम चुकी है और सड़कों गलियों में सन्नाटा भी बहुत सर्द है। कुल मिलाकर ये शहर जम चुका है, तो हमारे संवाददाता अशरफ बानी भी निकले जमे शहर को महसूस करने। हर तरफ उनका सामना सफेदी से हुआ। पानी की पाइप जम गई, सड़क पर सफेद बर्फ का कब्जा है। हरियाली का तो नामो निशान नहीं दिखा। श्रीनगर की डल झील पूरी तरह से जम चुकी है और आप देख सकते हैं किस तरह से शिकारे लाना और ले जाना इस झील में मुश्किल और दोबर हो रहा है। जो लोग भी हाउस बोटों से बाहर आ रहे हैं, उन्हें कहीं न कहीं बर्फ तोड़ के यहाँ पर पहुंचना पड़ रहा है। शोपियां का नजारा भी देखिए, हर तरफ बर्फ ही बर्फ। साथ ही कड़ाके की ठंड से सामना, ना पानी है और ना ही बिजली। स्थानीय लोग परेशान हैं। अब आपको लिए चलते हैं अनंतनाग। बीएसएफ के जवान सरहद पर तैनात हैं। कड़ाके की ठंड हो या फिर बर्फ, पलक कभी नहीं झपकती। हर वक्त बॉर्डर इनकी पैनी नजर के दायरे में रहता है। अब पड़ोसी राज्य हिमाचल की तरफ चले। ज्यादातर शहर बर्फ से जम गया है। शिमला में आसमान से ऐसी आफत बरस रही है कि पूरा शहर सफेद बर्फ की चादरों से ढक गया है। सच पूछिए तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी इन दिनों बर्फिस्तान बन गई है। जरा सुनिए यहाँ के लोगों की परेशानी, किस तरह शिमला के लोग खतरे के बीच जी रहे हैं। सड़क पर पड़ी बर्फ में फिसलकर जख्मी होने वाले लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। शिमला में इस बार बर्फबारी ने 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जिंदगी बर्फ पर फिसल रही है और प्रशासन राहत देने में नाकाम है। मौसम विभाग की माने तो अभी 1 महीने तक देश में बर्फबारी होने की संभावना है। यानी पहाड़ों में अभी कड़ाके की ठंड से अभी कोई निजात नहीं मिलने वाली। आज तक ब्यूरो। इंडिया 360 में आज के लिए बस इतना ही। वक्त एक और ब्रेक का, खबरों का सिलसिला उसके बाद भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए आज तक।